ओके, तो हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आपको रिस्क एंड एक्सपोजर लिखा मिलेगा अपनी सिलेबस में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी के टूल्स एंड टेक्निक से आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट बनी हुई है। रिस्क क्या होता है ये तो हमें पढ़ना है सेकेंड यूनिट में, पर उस रिस्क को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना है थर्ड और फोर्थ यूनिट में। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, इसमें आपको पहले तो इसका मीनिंग पढ़ना है, फिर टाइप्स पढ़ने हैं, उसके बाद इसकी टेक्निक्स पढ़नी है कि हम इसको कैसे कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे कैसे रिड्यूस करते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके मीनिंग से। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑल्सो नोन एज ऑल्सो टर्म्ड एज एफएक्स रिस्क है ना, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क। It is a financial risk that occurs when financial deal is denominated in a currency other than that of a base currency of the company। आपकी जब कोई भी कंपनी होती है जो फॉरेन मार्केट में डीलिंग कर रही होती है, कोई भी इंटरप्राइज होती है, कोई भी ट्रेडर होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर रहे हैं, तो उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो सबसे बड़ा डर रहता है वो किस चीज़ का रहता है? करेंसी की वैल्यू के फ्लक्चुएट होने का। आपने देखा होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज में जो आपकी करेंसीज की वैल्यू है वो बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होती है। अगर आप आज चेक करोगे डॉलर की कीमत क्या है और आज से 10 दिन बाद चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आपके लिए वो चेंज हो सकता है पॉइंट्स में हो, है ना। आज 70 रुपीज़ का है, 10 दिन बाद 70.10 का हो जाएगा, है ना। जो आपका डॉलर है उसकी कीमत हो सकता है पॉइंट में चेंज हो। लेकिन वो ट्रेडर्स, वो इंटरप्राइजेज जो बल्क में डीलिंग करते हैं, जिनको लाखों का करोड़ों का पेमेंट करना होता है, जो बल्क में डीलिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए ये जो पॉइंट का डिफरेंस है ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब यही डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पॉइंट में लग रहा है पर वही पॉइंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते समय या फॉरेन ट्रेडिंग करते समय जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सेवा लेते हैं, है ना, या फिर फॉरेन करेंसी को ही अगर हम खरीदते बेचते हैं, तो उस समय जो हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा जोखिम होता है, रिस्क को हिंदी में क्या कहेंगे? जोखिम, है ना, विदेशी विनिमय जोखिम। तो विदेशी विनिमय में जो सबसे बड़ा जोखिम हमारे सामने आता है वो क्या होता है? करेंसी के फ्लक्चुएशन का, करेंसी की वैल्यू की फ्लक्चुएशन का। आपका जो मुद्रा का मूल्य है वो घटता बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही आती है। इसके अलावा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको हम एफएक्स रिस्क भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में एफएक्स कहते हैं या फॉरेक्स रिस्क भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा हम इसको करेंसी रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ करेंसीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम करेंसीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस रेट को क्या कहते हैं? करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो रिस्क होगा उसे क्या कहेंगे? करेंसी रिस्क कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम इसे एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं। क्योंकि सारा का सारा रिस्क, सारा का सारा जो जोखिम उत्पन्न हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी विनिमय में, उसका रीज़न क्या है? एक्सचेंज रेट। सिर्फ एक्सचेंज रेट ही एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपको जोखिम देखना पड़ता है ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या करता है? फ्लक्चुएशन करता है ना। फॉरेन एक्सचेंज में जो एक्सचेंज रेट है उसका जो फ्लक्चुएशन है वही हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से हम इसे करेंसी रिस्क भी कहते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं, एफएक्स रिस्क भी कहते हैं और फॉरेक्स रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। This type of risk also exists when the foreign subsidiary of a firm maintains financial statement in a currency other than the reporting currency of the combined entity। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, आपने सुना होगा होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो उसकी ओनर कंपनी होती है, और सब्सिडरी कंपनी जिसके जब कोई एक बड़ी कंपनी, उसके अंडर में कोई एक छोटी कंपनी चल रही होती है, उसकी ब्रांच के तौर पे, उसकी सब्सिडरी के तौर पे, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो कई बार ऐसा होता है ब्रांच किसी और कंट्री में है, जो होल्डिंग कंपनी है
वो किसी और कंट्री में आपकी है और जो सब्सिडरी कंपनी है वो किसी और कंट्री में है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करा, अपना बैलेंस शीट तैयार करा, वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी। जैसे आप जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें जो अमाउंट्स लिखते हो वो किस में लिखते हो, रुपीज़ में लिखते हो ना, इंडियन रुपीज़ में। तो अगर अमेरिका में कोई फर्म काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो वो अमाउंट किस में लिखेगी, अमेरिकन डॉलर में लिखेगी, राइट। अब सपोज उसकी होल्डिंग कंपनी हो ऑस्ट्रेलिया में या फिर कहीं पर भी और ब्रिटेन में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी करेंसी अलग हो जाएगी और जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसकी करेंसी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जब हम, क्योंकि सब्सिडरी जो कंपनी है, जो इंटरप्राइज है, वो भाग किसका है, होल्डिंग कंपनी का ही तो है ना, होल्डिंग कंपनी ही तो उसको ओन कर रही है, होल्डिंग कंपनी ही तो उसको गवर्न कर रही है। तो जो उसका प्रॉफिट है वो आपकी होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है, जो उसके खर्चे हैं वो होल्डिंग कंपनी के खर्चे हैं, है ना, एक तरह से। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो लॉस होल्डिंग कंपनी का भी तो हो रहा है, क्योंकि ओन कौन कर रहा है उसे, होल्डिंग कंपनी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हो सकता है सब्सिडरी कंपनी ने जब बिजनेस किया हो जिस ईयर में, उस ईयर उसे प्रॉफिट हुआ हो, है ना, उस ईयर उसे प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन वही रिकॉर्ड जब हमने होल्डिंग कंपनी को दिया हो, होल्डिंग कंपनी ने उसका रिकॉर्ड चढ़ाया हो या अपने पास रिकॉर्ड रखे हो, उस टाइम पे वो करेंसी वीक हो और जब हम उसको कैलकुलेट करें वापस से तो हम किस में जाने लगे, घाटे में जाने लगे। तो एक ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अगर आपकी जो मेन कंपनी है वो किसी और कंट्री में है, उसकी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में है, या आप कह सकते हो होल्डिंग कंपनी किसी एक कंट्री में है और सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में है, तो जब हम फाइनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स हैं वो मिसमैच कर जाते हैं कई बार। क्योंकि जब हमने बिजनेस किया था तो हो सकता है कि आपकी करेंसी अच्छी चल रही हो, है ना, स्ट्रॉन्ग चल रही हो, तो उस समय वहाँ पे प्रॉफिट आ रहा हो, और जब आपने 1 साल बाद उसको रिकॉर्ड को भेजा अपनी मेन कंपनी को या अपने मेन हेड ऑफिस में, उस टाइम पे करेंसी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया। तो उसकी वजह से आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे थे और जो एस्टिमेट किया था, वो सारा का सारा एस्टिमेशन क्या होता है, गड़बड़ा जाता है ना, सारा का सारा एस्टिमेशन गलत हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ये भी एक रिस्क क्रिएट करता है आपके बिजनेस में। और ये सारा जो रिस्क क्रिएट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। किस में फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन, ठीक है। फिर आगे देखिए, दिस रिस्क इज दैट देयर मे बी एन अपोजिंग मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हो सकता है कुछ समय के बाद आपका जो एक्सचेंज रेट है उसमें अपोजिंग मूवमेंट देखने को मिले। मतलब एक समय पर कोई एक करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग थी, फॉरेन करेंसी वीक चल रही थी, और थोड़े ही समय बाद क्या हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपकी डोमेस्टिक करेंसी वीक हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज रेट बदल जाएगा, और एक्सचेंज रेट के बदलने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे रिकॉर्ड भी बदल जाएंगे, है ना, प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम आते हैं सीधे टाइप्स पर, क्योंकि ये जो यहाँ पे बताया गया है ये ऑलरेडी आपके टाइप्स में कवर किया गया है, तो मैं टाइप्स में ही इसको नीचे देख लेती हूँ। हाँ, ये पहले देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें पहले। इसमें देखिए लिखा है फॉरेक्स मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर रिस्क, के बाद से देखिए फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल चेंज इन अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, नेट कैश फ्लो और मार्केट वैल्यू ऑफ नेट ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट। आपको कहीं कहीं पे जब आप फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा, एक्सपोजर, है ना, फॉरेन रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो पॉइंट ये आता है कि फॉरेन रिस्क तो समझ में आ गया कि हमारा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से हमें रिस्क फेस करना पड़ रहा है, या हमारे बिजनेस में रिस्क रेज हो रहा है ना। तो ये तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, या आप हिंदी में कह सकते हो विदेशी विनिमय जोखिम, ठीक है। आपका जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें परिवर्तन होने के कारण ये जोखिम उत्पन्न होता है, ठीक है। जब हमें जोखिम उत्पन्न होता है, या आप कह लो कि जब लॉस की
कंडीशन आ जाती है या अनसर्टेनिटी की कंडीशन आ जाती है, तब हम उसे जोखिम कहते हैं। जोखिम क्या होता है, अगर मैं कहूँ जोखिम क्या होता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क वो कंडीशन है जब या तो हम लॉस में जाते हैं या फिर हमें अनसर्टेनिटी की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हम सर्टेन नहीं होते, हम निश्चित नहीं होते कि आगे क्या होगा, है ना। तो वो एक तरह से उसे ही तो हम कहते हैं ना जोखिम है या खतरा है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपोजर पे कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो क्लियर हो गया, अब फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर कुछ भी अलग नहीं है, एक्सपोजर का मतलब है जब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रेज होता है तो उस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर क्या पड़ रहा है, हम ये चीज़ चेक करते हैं, है ना। रिस्क रेज हुआ, रिस्क जब रेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें नुकसान होगा कुछ ना कुछ, है ना। हमारा प्रॉफिट कम होगा या हमारे कस्टमर्स पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट जाएगा, कुछ ना कुछ हमें नुकसान होगा, हमारे एसेट्स की वैल्यू घट जाएंगी, हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो कुछ ना कुछ रिस्क रेज होने से कई बार हमें नुकसान होता है। पर जब हम उस नुकसान को, उस लॉस को मेज़र करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका क्या असर पड़ा है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, ठीक है। हमारे नेट कैश फ्लो पर या हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर या हमारे मार्केट वैल्यू पर क्या असर पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आने की वजह से इन सब चीज़ों पे क्या असर पड़ा है ना। बैलेंस शीट में आप एसेट और लायबिलिटी नोट करते हो, लिखते हो, तो एसेट्स की कॉस्ट पर क्या असर पड़ा है। एसेट सपोज आपकी बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी, किसी दूसरी कंट्री में आपकी सब्सिडरी है, किसी दूसरी कंट्री में आपकी जो कंपनी है उसकी एक ब्रांच आपने खोली हुई है और उसके पास 10 लाख की एसेट थी, पहले जब आपने खरीदा था उस समय 10 लाख की एसेट थी। साल 2 साल बाद ऐसा हुआ कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ गए, वहाँ की करेंसी वीक हो गई और उसकी वजह से आपने जो वहाँ पे एसेट्स खरीदी थी उनकी वैल्यू घट गई, है ना। जो आपने एसेट्स खरीद रखी थी 20 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो घट के 5 लाख पे आ गई। तो जब आप इसको मेज़र करते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ा है, आपकी एसेट्स पे कितना असर पड़ा है, आपके कैश फ्लो पर कितना असर पड़ा है, या मैं अगर इसको एक लाइन में समराइज करूं तो आपकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या असर पड़ा है ना। आपकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या असर पड़ा है, अगर आप इसको चेक करते हो तो आप इसे क्या कहोगे, आप कहोगे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, ठीक है। उसका एक्सपोजर कितना है, रिस्क जो रेज हुआ फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी विनिमय में, उसका आपकी कंपनी पर कितना एक्सपोजर है, आपकी कंपनी पर क्या इम्पैक्ट है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। रिस्क अलग है और रिस्क का जब हम इम्पैक्ट देखते हैं एक स्पेसिफिक कंपनी पर और उस स्पेसिफिक कंपनी के भी किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे, चाहे तो एसेट पे, चाहे तो कैश फ्लो पे, चाहे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे और चाहे तो ओवरऑल, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। अब हम आते हैं टाइप्स पर। अगर एक्सपोजर की बात करें हम, टाइप्स, एक्सपोजर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, या आप रिस्क के टाइप्स भी इसे कह सकते हो, क्योंकि जो रिस्क रेज हो रहा है उसी की वजह से तो एक्सपोजर हो रहा है ना। जो रिस्क रेज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में रेट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से, उसी की वजह से आपकी कंपनी की एसेट पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको एक्सपोजर के टाइप भी बोल सकते हो और रिस्क के टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है उसमें 3 तरह के रिस्क, 3 तरह के जोखिम आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से जोखिम होते हैं देखिए। पहला होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा है ट्रांसलेशन एक्सपोजर या रिस्क, है ना, यहाँ पे रिस्क लिखा है, आप रिस्क भी कह सकते हो, एक्सपोजर भी कह सकते हो, और लास्ट है आपका इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। तो अब हम इसका पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको इसको मैं समझाती हूँ। पहला देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क। बिजनेस कंपनी हैज़ ट्रांजैक्शन रिस्क या ट्रांजैक्शन एक्सपोजर व्हेनेवर it has contractual cash flows receivable and payable whose value are subject to unexpected changes in exchange rate due to the contract being denominated in a foreign currency. To realize the domestic value of its foreign denominated cash flow, the firm must exchange foreign currency for domestic currency. As firm negotiate contracts with
set prices and delivery date in the face of volatile foreign exchange market with exchange rate constantly fluctuating. The firm face a risk of changes in the exchange rate between the foreign and the domestic currency. It denotes the risk associated with the change in the exchange rate between time and enterprise initiate a transaction and settle it. ये जो लास्ट की 3 लाइन है ये आपका पूरा का पूरा मीनिंग डिफाइन कर रही है। पहले तो अच्छा हम इसके नाम पे आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर या ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन करना है ना, लेन देन करना, ठीक है। लेन देन की बात कहाँ आएगी? अगर हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या फिर हम करेंसी को बाय एंड सेल करेंगे, वहीं पर तो लेन देन की बात आएगी, ठीक है। तो लास्ट की 3 लाइन ही ये पूरा का पूरा डेफिनेशन डिफाइन कर रही हैं। देखिए अगर ये 3 लाइन समझ में आ गई तो आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट डिनोट्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टाइम एंड इंटरप्राइज इनिशिएट्स द ट्रांजेक्शन एंड सेटल इट। कहने का मतलब है आपकी कंपनी ने जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोई भी डील फाइनल की, उस समय एक्सचेंज रेट क्या है और आपने उस ट्रांजैक्शन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस डील को जिस डेट पर सेटल किया है ना, जिस डेट पर सेटल डाउन किया है, उस डेट पर आपका क्या एक्सचेंज रेट चल रहा था। अगर इसके बीच में डिफरेंस होगा तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में भी रिस्क रेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज की डेट पे आपने कोई डील फाइनल की, आपने कहा कि ठीक है, मैं, आपने कोई सामान खरीदा और आपने बोला कि ठीक है मैं 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करूँगा, 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करूँगा, या आप कह लो अगर आपको जैसे अमेरिका को पेमेंट करना है तो आपको डॉलर में करना पड़ेगा, ठीक है। अब डॉलर की कीमत चल रही है, $1 50 रुपये का चल रहा है आज के समय में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। $1 कितने का चल रहा है? 50 रुपये का चल रहा है आज के समय में। आपको कितने का पेमेंट करना है? आपको $10,000 का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? $10,000 का। तो अगर आपने आज डील फाइनल की है और आप आज के आज पेमेंट कर दो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? $1 चल रहा है 50 रुपये का और आपको करना है $10,000 का पेमेंट। कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 इंटू 50 इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। $10,000 का मतलब हुआ 5 लाख रुपीज़। अगर अमेरिकन पर्सन को आपको $10,000 का पेमेंट करना है तो आपको अपने पास से कितना देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब वो 10,000 डॉलर के बराबर होंगे। कितने रुपए? 5 लाख रुपए, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, मैं आज से 6 महीने बाद पेमेंट करूँगा, है ना। ये डील जब पूरी तरह से सेटल हो जाएगी, आप सारा सामान भिजवा दोगे, तब मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूँगा। आप एज्यूम करो 6 महीने बाद यही रेट हो जाए, $1 आपका हो जाए बढ़कर 60 रुपीज़ का। आज चल रहा था 50 रुपीज़ और 6 महीने बाद हो गया वो 60 रुपीज़ का। अब बताइए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 6 महीने बाद आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 60 इंटू $10,000। आज का रेट चल रहा था 50, है ना, तो आपने 50 को मल्टीप्लाई करा था $10,000 से, तो रेट निकल के आया था 5 लाख रुपीज़। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं मैं तो 6 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो उस समय रेट हो गया $1 60 रुपीज़ का हो गया। तब अब जब $1 60 रुपीज़ का हो गया आपका, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 60 इंटू $10,000 मतलब 6 लाख रुपीज़। कितना फ़र्क आ गया? 1 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने जब सामान खरीदा था, तब आपने एस्टिमेट किया था कि ये सामान मुझे 5 लाख रुपए का पड़ेगा और मैं इसे 5.5 लाख रुपए का किसी को बेच दूंगा, ठीक है। अब जब 6 महीने बाद आपने उसका पेमेंट करा तो वही सामान आपको 6 लाख का पड़ गया। आपको बेचना 5.5 लाख में है और आप खरीद रहे हो 6 लाख में। लॉस में चले गए या नहीं चले गए? 50,000 का लॉस हो गया। जो आपको अभी 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, वही 6 महीने बाद कन्वर्ट हो गया आपके 50,000 रुपए के लॉस में, करेक्ट। तो फ्लक्चुएशन से ये असर पड़ता है। अगर रेट्स में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं तो आपके बिजनेस पे ये असर पड़ता है। यही हमारा कहलाता है ट्रांजैक्शन रिस्क, लेन देन संबंधी रिस्क। जब हम लेन देन करते हैं, किसी भी तरह का लेन देन हो, चाहे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हों, चाहे हम करेंसी को खरीद बेच रहे हों,
इस तरह का रिस्क क्या कहलाता है? इस तरह का रिस्क कहलाता है लेन देन संबंधी जोखिम या फिर ट्रांजैक्शन रिस्क। जब हमने डील इनिशिएट की है और जब हमने उसी डील को सेटल डाउन किया है, तो इस टाइम पीरियड में क्या रेट्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है और वो फ्लक्चुएशन किस तरह का है। आपकी अगर उल्टा हो जाता है ना, अगर यहीं पर उल्टा हो जाता, आपका डॉलर 40 रुपीज़ का हो जाता, तो उस कंडीशन में आपको कम चुकाना पड़ता, फिर आप फायदे में रहते, सामने वाला नुकसान में चला जाता है ना। आप फायदे में रहते, सामने वाला नुकसान में चला जाता। और अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो आप नुकसान में चले जाओगे, सामने वाली पार्टी फायदे में रहेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स में यही प्रॉब्लम होती है कि रेट्स में फ्लक्चुएशन इतना जल्दी जल्दी होता है और इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी ट्रांजेक्शन में, तो उन दोनों में से कोई एक लॉस में ज़रूर जाएगा। किसी एक को फ़ायदा मिलेगा और किसी दूसरे को लॉस हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लॉस कब नहीं होगा? लॉस सिर्फ एक कंडीशन पे नहीं होगा, अगर आपका रेट फ्लक्चुएट ही ना हो। आज आपका जो रेट चल रहा है, आज से 6 महीने बाद भी अगर आपको एग्जैक्टली वही रेट मिल जाए तो आप लॉस में नहीं जाओगे। आपने जितना सोचा था आपको उतने का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो लास्ट की 3 लाइन है, यही पूरा का पूरा मीनिंग डिफाइन कर रही है। मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। इट डिनोट्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंज इन exchange rate between the time on enterprise initiates a transaction and settles it। ये जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है ना, इसको देखिए कि इंटरप्राइज ने उस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कब किया है, मतलब डील को स्टार्ट कब किया है, एग्जीक्यूट कब किया है, और उसको सेटल डाउन कब किया है। सेटल डाउन करना मतलब पेमेंट करना या फिर पेमेंट रिसीव करना, है ना। या अगर आप या तो इम्पोर्टर होगे या एक्सपोर्टर होगे। अगर हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो या तो आप बायर होगे या तो आप सेलर होगे। तो दोनों ही जो कंडीशन होती हैं, दोनों ही कंडीशन में या तो आपको कुछ ना कुछ रिसीव होगा या तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। तो सेटल डाउन का मतलब हुआ कि या तो रिसीविंग या तो पेमेंट, जो भी है, ठीक है। और इनिशिएशन मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस टाइम पीरियड में अगर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो उसकी वजह से जो रिस्क रेज होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर पे। देखिए क्या लिखा है। अ फर्म हैज़ इकोनॉमिक एक्सपोजर ऑल्सो नोन एज फोरकास्ट रिस्क। अच्छा, इकोनॉमिक एक्सपोजर को या इकोनॉमिक रिस्क को हम क्या कहते हैं? फोरकास्ट रिस्क भी कहते हैं, है ना। टू द डिग्री, ये मैं अभी बताती हूँ क्यों कहते हैं। टू द डिग्री दैट इट्स मार्केट वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द unexpected exchange rate fluctuations such as exchange rate adjustment can vigorously affect the firm's market share position with regards to its competitors, the firm's future cash flows, and finally the firm's value. Economic exposure can affect the present value of future cash flows. Any transaction that exposes the firm to foreign exchange risk also exposes the firm economically, but economic exposure can be caused by other business activities and investment that may not be mere international transactions, such as future cash flows from fixed assets. A swing in exchange rate that influences the demand for good in some country would also be an economic exposure for a firm that sells good. Economic exposure cannot be fuzzed as well due to limited data, and it is expensive and time consuming. Economic exposure can be managed by product variation, pricing, branding and outsourcing. इकोनॉमिक रिस्क का सिंपल मीनिंग आप ये होता है कि जब आपकी फर्म की, जब आपकी इंटरप्राइज की, जब आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन पे फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आप जितने भी स्टेटमेंट तैयार करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे आपका बैलेंस शीट हो, तो उसका रीज़न क्या होता है? आप क्या पता करना चाहते हो? अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पता करना चाहते हो? अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को जानने के लिए तो पता करना चाहते हो। आपकी एसेट्स कितनी की हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप क्यों पता करते हो? अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को जानने के लिए, है ना। अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है और आपके एसेट्स कम है तो आप कहते हो कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, है ना।
दिवालिया हो गए। तो ये आप किस लिए एनालाइज कर रहे हो? अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कैसी है? आप इकोनॉमिकली वेल वर्स हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, या आप इकोनॉमिकली वीक हो? ये जानने के लिए आप क्या करते हो? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते हो। तो अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी इकोनॉमिक पोजीशन जो जो चीज़ें शो करती हैं, जैसे कि आपकी एसेट्स हो गई है ना, उनकी कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट हो गया, आपको मिलने वाली रिसीविंग्स हो गई जिसे हम कैश फ्लोज कहते हैं, है ना, तो उन सब पर क्या असर पड़ रहा है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। जब हम ये मेज़र करते हैं, जब हम ये चेक करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या असर डाल रहा है? आप क्या चेक करते हो? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो क्या असर डाल रहा है। और ये काफ़ी सारी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे यहाँ पर बताया गया था कि अगर आपकी फर्म जो है वो सेलिंग फर्म है, वो सामान बेचती है, और उस कंडीशन में अगर आपकी सेलिंग फर्म है और बाई चांस आपके देश में, आपकी कंट्री में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है और उसकी वजह से जो सामान है वो बिकना कम हो जाता है ना, सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं और सामान बिकना कम हो जाता है, सेलिंग आपका जो सेल्स है वो कम हो जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे भी तो असर पड़ेगा भाई। अगर आपकी सेल्स कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो सारा रिस्क जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू इफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपका सेल्स अफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लोज इफेक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर। और इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम फॉरकास्ट रिस्क भी कहते हैं, है ना, क्योंकि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फॉरकास्ट करेंगे ना उसी के बेसिस पे। आप कहते हो ना कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम कंपनी को बंद कर देते हैं, शट डाउन हमें कर देना चाहिए कंपनी को। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को पता कर रहे हो और उसके बेसिस पे फॉरकास्ट कर रहे हो आगे के बारे में कि आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या आपको बिजनेस में किसी तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में जो आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर है उसको आप प्रोडक्ट वेरिएशन के थ्रू डील कर सकते हो। आप जिस सामान में डीलिंग कर रहे हो, जो सामान सेल आउट कर रहे हो, आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है एक्सचेंज रेट की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो? उस सामान में चेंजेस कर सकते हो, उसकी प्राइसिंग में चेंजेस कर सकते हो, ब्रांडिंग में चेंजेस कर सकते हो, है ना, आउटसोर्सिंग कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप क्या करोगे? इकोनॉमिक एक्सपोजर को, इकोनॉमिक रिस्क को कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आते हैं ट्रांसलेशनल एक्सपोजर। ट्रांसलेशनल एक्सपोजर ऑल्दो मैंने जब इंट्रोडक्शन मैं दे रही थी तभी उसमें ये चीज़ कवर हो गई थी, मैं बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। ट्रांसलेशनल एक्सपोजर का मतलब होता है जब हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं, जब हम मेन ऑफिस और उसकी ब्रांच की बात करते हैं, और वो दोनों ही अलग अलग कंट्रीज़ में होती है ना। ये अभी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर भी देखा था कि आपकी होल्डिंग कंपनी किसी और कंट्री में है और आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो किसी दूसरी कंट्री में है। तो क्या होगा? जो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे वो अलग अलग कंट्री की करेंसी में होंगे ना। तो जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे का मतलब हुआ आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लॉस है, वो उसकी होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस है, क्योंकि ओन तो वही कर रही है ना, गवर्न तो वही कर रही है, अधिकार तो होल्डिंग कंपनी का ही है सब्सिडरी पर। तो जब सब्सिडरी कंपनी एक साल बिजनेस करके आएगी अपने रिकॉर्ड्स लेके होल्डिंग कंपनी के पास कि देखिए मैंने एक साल में इतना बिजनेस किया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करेगी? वो जिस देश में रहती है वो उस देश की करेंसी में सारे के सारे रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करेगी। इसीलिए इसका नाम है ट्रांसलेशनल एक्सपोजर। हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। तो एक तरह से वो क्या करेगी? अगर आपकी इंडिया की होल्डिंग कंपनी है ना, इंडिया की होल्डिंग कंपनी है और आपने उसकी सब्सिडरी डाली हुई है, सब्सिडरी खोली हुई है अमेरिका में, तो जब अमेरिका से बिजनेस करके वो कंपनी वापस आएगी एक साल का बिजनेस करके, क्योंकि साल साल भर का रिकॉर्ड्स बनता है, साल साल भर के एनुअल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो साल भर बाद जब वो बिजनेस करके वापस आएगी कंपनी इंडिया में कि देखिए मैंने इतना बिजनेस किया, मेरी इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, या ये मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो इंडिया की कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी जो गवर्निंग कंपनी है वो क्या करेगी? उसके रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करेगी ना, क्योंकि हमें डॉलर से क्या मतलब, हमें तो रुपीज़ से मतलब है ना, हम तो रुपीज़ में सारे रिकॉर्ड्स अपने यहाँ के बनाते हैं।
तो हम वहाँ के जो डॉलर में बने हुए रिकॉर्ड है उनको भी तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर तो नहीं चलता है इंडिया में। अगर वो बोलेगी कि मुझे $1,00,000 का फ़ायदा हुआ है, तो उस $1,00,000 के फ़ायदे का क्या मतलब, हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे ना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉलर नहीं चलता। तो इसी ट्रांसलेशन में अगर आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो जाता है उस समय पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है, हम लॉस में चले जाते हैं, है ना। एक्सचेंज रेट में सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से, जब बिजनेस किया था तब प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब वही रिकॉर्ड्स लेके हम होल्डिंग कंपनी के पास आए, उतने टाइम में एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गए, और उन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड पलट गए। सारे के सारा जो रिकॉर्ड हमने कर रखा था, प्रॉफिट दिखा रखा था, वो पता चला प्रॉफिट हमारा कम हो गया। जितना प्रॉफिट हमने दिखाया था अपनी बुक्स में, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गए, है ना। एक्सचेंज रेट चेंज कर गया, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया। अब इसका हम डेफिनेशन इसमें देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। A firm's translational exposure is the extent to which its financial reporting is affected। देखिए यहाँ पे आ गई लाइन, हमारी क्या इफेक्ट हो रही है। ऊपर वाली कंडीशन में जहाँ जब हम इकोनॉमिक एक्सपोजर पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट हो रही थी डायरेक्टली। हमारी जो हमारी कंपनी है उसकी क्या हो रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट हो रही थी। ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था, ट्रांजेक्शन में हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इफेक्ट हो रही थी। जिस डेट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, और जो डेट हमारी रियलाइजेशन वैल्यू की जो डेट है, या जिस डेट पे हमें पेमेंट रिसीव होना है या करना है, तो उसकी वजह से हमारी ट्रांजेक्शन की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इफेक्ट हो रही थी। इकोनॉमिक एक्सपोजर में क्या हो रहा था, फर्म की इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट हो रही थी। पर ट्रांसलेशनल एक्सपोजर में क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि हम ट्रांसलेट किसे कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी बैलेंस शीट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अच्छा, इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट मूवमेंट। और वो किस वजह से अफेक्ट होती है, हमारा जो बैलेंस शीट है, वो प्रॉफिट अगर हम पहले दिखा रहे थे हमारा $10,000 का आ रहा है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में। सपोज उस समय अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते तो ज़्यादा आता, और जब हमने कुछ समय बाद उसको कन्वर्ट करा तो वो घट गया। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एक्सचेंज रेट की वजह से, है ना। एज ऑल कंपनीज जनरली मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, द कंसोलिडेशन प्रोसेस फॉर मल्टीनेशनल्स रिटेलर्स entails translating foreign assets and liabilities or the financial statement of foreign subsidiaries from फॉरेन टू डोमेस्टिक करेंसी, है ना। फॉरेन करेंसी में उनकी रिपोर्ट्स होंगी, पर आपको तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है ना, आपकी करेंसी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी। वाइल ट्रांसलेशन एक्सपोजर मे नॉट अफेक्ट फर्म्स कैश फ्लो, यहाँ पे फर्म का कैश फ्लो अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। इकोनॉमिक एक्सपोजर में क्या हो रहा था, हमारा कैश फ्लो इफेक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे हमारा कैश फ्लो इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमारी बुक्स अफेक्ट हो रही है, बुक्स में जो हमने रिकॉर्ड दिखा रखा है, जो रिपोर्टिंग की हुई है, वो अफेक्ट हो रही है ना। It could have a noteworthy impact on a firm's reported earnings and therefore its stock price। स्टॉक प्राइस भी अफेक्ट होगा, आपके पास कितने का सामान बचा है वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि स्टॉक आप दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट में, एसेट साइड दिखाते हो ना स्टॉक, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से आपका स्टॉक प्राइस भी अफेक्ट होगा। ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम transaction exposure as a result of income and losses from various type of risk having different accounting treatments. Firms with exposure to foreign exchange risk may use a number of foreign exchange hedging techniques to reduce the exchange rate risk. Transactional exposure can be reduced either with the use of money market foreign exchange derivatives। अच्छा, ये derivatives की बात आ गई, ये मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेनली आज हमें यही पढ़ना था कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितनी तरह का होता है या उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं समराइज कर देती हूँ 2 मिनट में। पहला तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वो जोखिम है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या विदेशी विनिमय जोखिम वह स्थिति है जहाँ पर
आपकी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं और उस एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से हम खतरे में आ जाते हैं, हमें जोखिम देखना पड़ता है, हमें जोखिम रिस्क फेस करना पड़ता है ना, अनसर्टेनिटी की कंडीशन आ जाती है, लॉस की कंडीशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और उसी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का असर जब हमारी कंपनी पर पड़ता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है, कैश फ्लो पर पड़ता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू पे पड़ता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। ठीक है, अब ये 3 तरह के होते हैं। पहला आप कहते हो ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर, है ना, दूसरा ट्रांसलेशनल और तीसरा इकोनॉमिक। नाम से याद रखिएगा, ट्रांजैक्शनल की जब बात आती है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन से लेंगे, है ना, ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बाइंग एंड सेलिंग, या फिर जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो इनिशिएशन डेट है, जब आप इनिशिएट कर रहे हो, उसको स्टार्ट कर रहे हो, उस समय का जो डेट है, और जब आपका फाइनलाइज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, डील फाइनल होगी या फिर वो सेटल डाउन होगी, उस समय का जो डेट है, उसके बीच में अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं रेट में, तो उसकी वजह से जो जोखिम उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं, उसकी वजह से जो रिस्क रेज होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपोजर वो है जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे कैश फ्लोज पर फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट हो रही है। और ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहलाता है जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है जनरली होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में, है ना, होल्डिंग कंपनी किसी अन्य देश में है, सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरे देश में है, तो उस कंडीशन में आपका इस तरह का एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका था फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड एक्सपोजर और इसके टाइप्स।